स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, विशेषण। उल्लिखित भी कर रखा है हमने और आप उसे देख पा रहे होंगे। विशेषण और ब्रैकेट में एक महत्वपूर्ण बात लिखा है, विकारी शब्द। हम इस यहाँ तक पहुँचें इसके पहले थोड़ा सा ये आपसे पूछना ये हम चाहेंगे कि आपने संज्ञा सर्वनाम का वीडियो पूरा देखा है कि नहीं देखा है। संज्ञा 3 पार्टों में उसका वीडियो दिया गया है और जो सर्वनाम है अभी फिलहाल जो भी ख़त्म ही हुआ है उसके वीडियोज 4 पार्ट में आए हुए हैं। और अगर आपने उन्हें देखा नहीं है तो मेरी गुजारिश है आपसे, मेरा निवेदन है आपसे कि आप उसे देखें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक क्रमबद्ध तरीका मिल जाएगा और फिर आगे चल कर के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हमें उन मुद्दों को जान लेना चाहिए जो हमसे छूटे हुए हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो अब देखिएगा हमारी जो टॉपिक है, अब हम लोग इस तरफ चलते हैं, इसकी ओर चलते हैं, इसकी ओर चलते हैं। वाकई में यहाँ भी विशेषण है। अब तो मज़ा आएगा। इसकी ओर चलते हैं, आपकी ओर आते हैं, आपकी ओर देखते हैं। हर जगह आगे की जो भी टॉपिक है आपको आकर्षक ही लगेगी। विशेषण ब्रैकेट में हमने लिखा है विकारी शब्द, तो इस बात को भी तो क्लियर कर ही दें। विकारी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनमें ध्यान से सुनते रहें और अपनी कलम अपनी नोटबुक पर चलाते रहें। विकारी शब्द अगर बात करें तो विकारी शब्द कितने प्रकार का होता है? 4 है। और इसमें एक है आपका संज्ञा, एक है आपका सर्वनाम, एक है आपका विशेषण और एक है आपकी क्रिया। और ये चारों यहाँ क्यों आए हैं और ये 4 ही यहाँ क्यों हैं, इस बात को भी जान लें। विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन, काल या कारक में से किसी के भी आधार पर परिवर्तनशील होते हैं। यानी अगर उसमें इन चारों के आधार पर किसी भी आधार पर परिवर्तन हो गया तो वो फिर क्या है? विकारी हैं। संज्ञा परिवर्तित हो जाएगी, वचन के आधार पर संज्ञा परिवर्तित हो जाती है, कारक के आधार पर सर्वनाम भी कुछ इसी तरीके से, विशेषण भी है इसी तरीके से है और क्रिया भी। यानी ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जो किसी न किसी के आधार पर परिवर्तनशील हैं और परिवर्तित हो जाएंगी, इसलिए इन्हें विकारी कहा जाता है। और हम इन विकारियों में से इनका अध्ययन कर चुके हैं, इनका अध्ययन आपको हमारे YouTube चैनल पर 3 पार्टों में मिलेगा और सर्वनाम का आपको 4 पार्टों में मिलेगा। तो इसलिए मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ जिससे आप ज़रूर उन वीडियोज़ को देखें। और अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि फिर आगे चल कर के आप विशेषण को भली भांति समझ पाएंगे, क्योंकि अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो वहाँ से जुड़ा रहेगा। अब ध्यान देना, मैं कहने क्या वाला हूँ, संज्ञा सर्वनाम, यही संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाएगा। अब आप बताना, आपको जानना चाहिए ना संज्ञा, आपको जाननी चाहिए ना सर्वनाम, तभी तो आप उत्तर दे पाएंगे ना। की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा? शब्द ... आप जान सकते हैं क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाएगा। ये बात क्लियर है। अब जरा ध्यान देना, विशेषण को हम पारिभाषित करें, यानी विशेषण की परिभाषा बनाएं हम सही ढंग से। ये जो बनाया है ये भी अच्छा ढंग ही है, ऐसा नहीं गलत ढंग से बना दिया, सही ढंग है। कुछ और बताना चाहता हूँ, विशेषण को अगर हम परिभाषित करना चाहें, उसका प्रायोगिक रूप देखना चाहें, अब जरा इस बात का अर्थ समझ लो आप। परिभाषित का मतलब इसलिए लिखा, प्रायोगिक का मतलब इसलिए रखा कि इनका विशेषणों का प्रयोग हमारे सामने किस तरीके से होता है, हमारे व्याकरण में ये किस रूप में आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। तो पहले तो हम यही जान लेना कि इनका प्रायोगिक रूप कैसा है और इनका पारिभाषित रूप कैसा है, ये जरूरी है जानना। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम इनका पारिभाषित और प्रायोगिक रूप जानें।
तो पारिभाषित या प्रायोगिक रूप इनका कुछ इस तरीके का होगा और वो 4 प्रकारों में बटा होगा। बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करें आप, और जितना ही बेहतर आप इसे समझने और सुनने का प्रयास करेंगे ना, उतने ही अच्छे ढंग से ये आपके दिमाग में अपने आप स्थान बनाना शुरू कर देगी। यहाँ आपको स्थान बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो मैं आपको जीएस वाले चैप्टर में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो वहाँ स्थान बनाना है, और ये तो खुद स्थान ले ही लेंगे आपके वहाँ मस्तिष्क में। समझना, ये 4 प्रकार का होगा, और उसमें जैसे ही मैं लिखूँगा आपको तुरंत समझ में आना शुरू हो जाएगा कि वाकई ये चीज़ है। विशेष्य, और एक आएगा विशेषण, दूसरा है विशेषण और विशेष्य, तीसरा है परा विशेषण, और चौथा है विधेय विशेषण। क्या ये बात क्लियर है? विशेष विशेषण, विशेषण विशेष्य, तीसरा है परा विशेषण, और चौथा है विधेय विशेषण। ये प्रायोगिक रूप हैं आपके विशेषण के। तो हम इन्हें समझ लें और ये मान के चलें कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा। ये बहुत बड़ा दायित्व है। ऐसा नहीं कि हम रट के चले गए फिर हमें जवाब देना ही नहीं आता, है कि नहीं? वो बड़ा ज़रूरी है कि हम वो करें, नहीं तो फिर डाइजेशन ही सही से नहीं हो पाएगा ना, वो चीज़ अंदर सही ढंग से समाहित ही नहीं हो पाएगी हमारे। इसलिए ज़रूरी है हम क्या कर रहे हैं उस प्रक्रिया को भी समझें। अब ज़रा ध्यान दें, अब हमें जानना होगा विशेष्य किसे कहेंगे, विशेषण किसे कहेंगे। वाकई में इस बात को यहाँ समझिए, विशेष्य किसे कहेंगे आप? अपनी कलम चलाइए, यहाँ हम लिख दे रहे हैं जिसकी विशेषता बताएंगे आप, जिसकी विशेषता बताएंगे आप, और अपनी कॉपी पे कलम चलाएंगे आप। तो जिसकी विशेषता बताएंगे आप वो कहलाएगा विशेष्य, और जिसके द्वारा बताएंगे ना भैया विशेषण। देखना जरा क्या लिख रहा हूं मैं, जिसके द्वारा विशेषता बताई जाएगी वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। तो जिसकी विशेषता बताएंगे वो विशेष, जिसके द्वारा बताई जाएगी वह विशेषण। यहाँ तक तो मुझे लगता है अब आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे लम्हे आपको हिंदी में बार बार मिलेंगे, ऐसे तथ्य आपको हिंदी में बार बार मिलेंगे, और जब आप अलंकार पढ़ रहे होंगे तो 1000 बार मिलेंगे। और वहाँ आप देखेंगे एक टॉपिक आएगी, उपमेय लिखा होगा, उपमेय, और जब उपमेय लिख करके आएगा तो वो कुछ मिलता जुलता रहेगा आपके विशेष्य से। मैं इसलिए आपकी नज़र, आपका ध्यान वहाँ ले जाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे सामने इस वीडियोज़ को देखने वाले वो शिक्षार्थी ज़रूर कभी न कभी उपमेय या उपमान की बात किए होते हैं, क्योंकि उन्हें तुलना करना खूब आता है, उन्हें समानता दिखाना बड़ा मज़ा आता है ना? एक दूसरे से तुलना करना, एक दूसरे को जानना, ये तो मुझसे अच्छा है, ये मुझसे अच्छी है, ये करने में मज़ा तो आता ही है। इसलिए उपमेय और उपमान की बात तो सबको पता होनी चाहिए। तो आप मान के चलिएगा उपमेय और विशेषण को हम एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं? उपमान बोल सकते हैं। अब हम मान के चले, यहाँ तक आपको डाउट नहीं है। जिसकी विशेषता बताओगे वो विशेष, जिससे बताओगे वो विशेषण, और विशेष को उपमेय और विशेषण को उपमान, ये मान लीजिए। उदाहरण के माध्यम से समझें आप अगर, तो अगर हमने लिख दिया बहादुर बच्चा, आप जरा बताना बहादुर बच्चे में विशेष्य कौन है? बहादुर बच्चे में विशेष्य कौन है? और अब समझ लीजिए एक और बात मैं आपको यहीं बता दूं, विशेष्य कौन होगा? विशेष्य या तो संज्ञा होगी या तो फिर सर्वनाम होगा। बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपके सामने ला के रख दी है। आपका हर वो कन्फ्यूजन दिमाग से निकालने वाला हूँ, हर वो बात, हर वो कठिनाई मिटाने वाला हूँ आपके मस्तिष्क से। जहाँ आप सोचते होंगे कि बार बार हम फंस जाते हैं, अब इसके बाद नहीं होगा।
अब नहीं फंसने दूंगा, ये वादा है। अब वो समस्या आपके सामने से हमेशा के लिए मिटाने वाला हूँ, हमेशा के लिए। संज्ञा सर्वनाम, ये लिखा क्या है हमने, विशेष संज्ञा सर्वनाम ही हो सकते हैं, ध्यान देना, ही हो सकते हैं, इनके अलावा कोई और नहीं, ही हो सकते हैं। यानी इस लाइन को और अच्छे से बना लीजिए, इस तीर को थोड़ा सा गहरा चुबा ही दीजिए, यहाँ एक स्टार आप लगा ही लीजिए। यही तो कहना चाह रहा था कि एक स्टार आप लगा लीजिए। ये महत्वपूर्ण पहलू है, महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखा है कि विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है, यहाँ से काम नहीं चल रहा है। ये उपमेय होते हैं, यहाँ से भी काम अगर आपका नहीं चल रहा है तो आपने ये वीडियो तो देखा होगा ना, इसीलिए मैंने आपसे गुजारिश की, नहीं देखा है तो देखें, क्योंकि आप जब वो देख करके आ रहे होंगे तो फिर आपको वो समस्या नहीं होगी फिर आगे चल करके। अगर नहीं देखा है तो देखें, सर्वनाम नहीं देखा है तो देखें, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम की देखो बात कर रहे हैं हम यहीं पर। अब हम कहने वाले हैं आपको विशेष से नहीं पता है, आपको उपमेय नहीं पता है, तो आज इस बात से पता चलेगा कि संज्ञा सर्वनाम ही हो सकते हैं। अगर किसी वाक्य में कहीं भी जहां पूछा जा रहा तो ध्यान देना, या तो संज्ञा या तो सर्वनाम, यही विशेष हो सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो चलो इस बात पर ही चेक कर लेते हैं, बताना बहादुर या बच्चा दोनों विशेष से हैं कि इसमें से एक विशेष से एक विशेषण है, क्या दोनों संज्ञा है, बताना जरा, क्या दोनों संज्ञा है। अगर दोनों संज्ञा है तो दोनों विशेष से है, अगर दोनों संज्ञा नहीं है तो दोनों विशेष से नहीं हो सकता है। अब इसको कैसे जाने, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर चोर तो संज्ञा है, बहादुर तो संज्ञा है, बेईमान तो संज्ञा है, ये कहते होंगे ना। वो जो कन्फ्यूजन है वो आपके दिमाग में बनता होगा, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ नहीं, चोर संज्ञा नहीं है भैया, चोर संज्ञा नहीं है, बीमार संज्ञा नहीं है, बहादुर संज्ञा नहीं है, ईमानदार संज्ञा नहीं है। चोरी संज्ञा है, बीमारी संज्ञा है, बहादुरी संज्ञा है, ईमानदारी संज्ञा है, सब में भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये सब विशेषण है। क्या है? विशेषण। कैसे समझोगे, कैसे निकाल पाओगे अंतर, जरा उसका एक सरल तरीका हमसे सीख लो आप इसी वक्त। अगर आपको विशेषण और संज्ञा में अंतर करना है, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक आगे हम बढ़ें इसके पहले हमें इसके उन बारीकियों को तो जानना ही होगा, नहीं तो फिर हम तो विशेषण और संज्ञा अलग ही नहीं कर पाएंगे, फिर होगी ना समस्या हमें। देखना जरा, विशेषण और संज्ञा में अंतर, सर्वनाम तो आप जान ही जाएंगे, विशेषण और संज्ञा में अंतर अगर ये करना है आपको, यानी विशेषण और संज्ञा में आपको अंतर दिखाना है, आपको बताना है, तो करना क्या है, इस बात को समझें आप। विशेषण और संज्ञा में अंतर निकालने के लिए काम करना है आपको, वही काम जो वहाँ लिखा है वहीं से समझा देता हूँ। बहादुर लिख दिया हमने और चोर लिख दिया हमने, यहाँ हमने लिख दिया ईमानदार, और फिर हमने लिख दिया बच्चा। चेक करना है कौन संज्ञा है कौन विशेषण है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे आता भी क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में, निम्न में से कौन संज्ञा है, निम्न में से कौन संज्ञा नहीं है, निम्न में कौन विशेषण है, निम्न में कौन विशेषण नहीं है, तो उसी प्रश्न को तो हमने आपके सामने रख दिया, एक प्रारूप हमने आपके सामने रख दिया कि निम्न में से कौन संज्ञा है। क्लियर है ना ये बात, समझना। ये कैसे करोगे आप, इसका जवाब आप कैसे देने वाले हो। इसका जवाब देने का एकदम आसान तरीका है, देखना, जिस शब्द के तुरंत बाद संज्ञा लग जाएगी, ये हमें चेक करना, ये हमारा एक ट्रिक है, ये मान के चलें। जिस शब्द के तुरंत बाद संज्ञा लग जाएगी, ये आपको लगाना अपने हिसाब से, संज्ञा लग जाएगी वो विशेषण होगा, और जिस शब्द के तुरंत बाद संज्ञा लगाना अटपटा जैसा होगा, यानी गलत होगा, वो संज्ञा होगी। यानी संज्ञा कभी दूसरे संज्ञा को अपने पास बैठाने की जरूरत महसूस नहीं करेगी, और विशेषण तब तक अधूरे हैं जब तक उनके साथ संज्ञा या सर्वनाम के रिश्ते नहीं हैं। ध्यान देना, विशेषण ऐसे आप चिल्लाते रहो,
बड़ा, छोटा, मोटा, ऐसे आप करते रहें, कोई इसका मतलब नहीं निकालेगा। जब तक आप ये नहीं कह देंगे कि बड़ा लड़का, छोटा बच्चा, तब आदमी समझ पाएगा कि अच्छा ये बड़ा, छोटा, ये मोटा, ये सुंदर, ये अच्छा, ये खराब। आप क्यों कह रहे थे? आप सुबह उठ जाइए, खराब खराब, अच्छा अच्छा, बेकार बेकार, ऐसा करते रहें तो आपके पड़ोसी तक ही नहीं, आपके घर वाले भी परेशान हो जाएंगे, ये सोच करके कि ये पागल तो नहीं हो गया ये आदमी, ये इसका कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। लेकिन जैसे कह दो अच्छा कपड़ा, बीमार आदमी, अब हर वो व्यक्ति समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। इसका मतलब विशेषण तब तक अधूरा है जब तक इसके साथ संज्ञा या सर्वनाम नहीं हो। लेकिन संज्ञा और सर्वनाम अपने में पूरे होते हैं, इन्हें किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम की आवश्यकता नहीं होती है। शायद आप समझ गए। अब जरा समझना, देखो हम इसके पीछे लगा सकते हैं संज्ञा, बहादुर लड़का हो गया ना, बहादुर लड़की, बहादुर बच्चा, बहादुर आदमी, तमाम संज्ञा हम सेट कर सकते हैं और पहले ये अधूरे थे। अब देखना, जैसे चोर आदमी, चोर आदमी कर सकते हैं ना संज्ञा इसके पीछे सेट कर दिया हमने ना। आप कहते नहीं कि चोर आदमी है ये, बेईमान आदमी है ये, लो इसका भी उत्तर आ ही गया। फिर ईमानदार आदमी। अब जरा ध्यान दो, बच्चा क्या लिखें? बच्चा आदमी लिख दें, बच्चा आदमी। सोचो, संज्ञा लगा रहे हैं, बच्चा सड़क, संज्ञा ही बोलना है। बच्चा मूर्ख कह दोगे तब तो मूर्ख विशेषण हो जाएगा ना, फिर मूर्ख तो विशेषण हो जाएगा ना। यहाँ चेक ये करना है, बच्चा आदमी सड़क, क्या लगाओगे? कुछ लगेगा क्या? अगर मैं कह दूं बच्चा दूध, तो क्या अर्थ निकल रहा है इसका? नहीं हो पा रहा ना। तो एक सामान्य तरीका है, आप इसे चेक कर सकते हैं। अतः हम इसके पीछे संज्ञा सेट नहीं कर पा रहे हैं, हमें असुविधा महसूस हो रही है, हमें समस्या आ रही है, तो हम बच जाएंगे अपनी समस्या से और आपको पहचान जाएंगे आज से कि अच्छा जहाँ ऐसी समस्या उत्पन्न होगी ना, हम उन्हें संज्ञा बता देंगे, हम उन्हें विशेषण नहीं बताएंगे। और जहाँ हमें विशेषण की ऐसे पहचान करनी होगी ना, तो अब हम उनके पीछे संज्ञा लगा करके उनकी पहचान कर लेंगे। कोई भी आदमी अगर आपसे कह दे कि महंगा संज्ञा है कि महंगाई, तो कहना महंगा विशेषण है क्योंकि महंगा वस्तु होगा, लेकिन महंगाई वस्तु नहीं होगी, है ना। क्योंकि महंगाई संज्ञा है, वो विशेषण की अपेक्षा नहीं करेगी, लेकिन विशेषण महंगा है वो संज्ञा की अपेक्षा जरूर करेगा। क्लियर है ना बात? अब मुझे लगता है ये आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए हैं। अब जरा बताना, यहाँ बहादुर संज्ञा है क्या? नहीं ना। बहादुर तब तक अधूरा रहता जब तक ये बच्चा आ ना जाता। इसका मतलब साफ है, बच्चा क्या है? संज्ञा है और बहादुर क्या है? विशेषण। अब बड़े आराम से आप जवाब दे पाएंगे, जो संज्ञा है वो क्या है? विशेष, और जो विशेषण है वो विशेषण है। जो संज्ञा है वो विशेष है और जो विशेषण है वो विशेषण। ये जितना हम लोगों ने अभी तक ये लड़ाई लड़ी, जो अभी तक हम लोगों ने जाना पहचाना, वो आखिरी में विशेष और विशेषण का ही तो मसला था। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है, बार बार आ ही जाता है। और लिखा जाए गाय हरी घास खाती है, गाय हरी घास खा रही है, गाय हरी घास खा रही है। अगर ऐसा लिखा हुआ मिले और आपसे पूछे एग्जामिनर इसमें विशेष से बताएं, क्या पूछ रहा है? विशेष से बताइए। एग्जामिनर ने कहा विशेष से क्या होगा? विकल्प दिया गाय, विकल्प दिया हरी, विकल्प दिया घास और विकल्प दे दिया ये सभी। ये था आपका वैकल्पिक व्यवस्था, वो आप टिक कर सकते हैं। अब गाय हरी घास खा रही है, इसमें विशेष से क्या होगा? विशेष से वही होगा जो संज्ञा होगा। ध्यान देना, और हमेशा ये बात ध्यान देना, संज्ञा वह जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। क्लियर है बात ना? तो हमें तो यहाँ दो संज्ञाएं मिल रही हैं, एक गाय और एक घास। हरी तो विशेषण है, हरी सब्जी, क्योंकि हरी के बाद संज्ञा लग गई, अतः आप तो विशेषण हो। इस नियमानुसार मैं तो आपको पकड़ लिया, जाने दीजिए, मैंने इनको छोड़ ही दूंगा। फिर अब हम दो विकल्पों में फंस गए। फंसे नहीं हो भैया, आप फंसने वाले ही नहीं हैं, आप फंसने वालों में से नहीं हैं और हम आपको फंसाने वाले भी नहीं हैं। समझना,
गाय हरी घास, गाय हरी देखा है क्या आपने? ये विशेषता बहुत उल्टा है ना, हरी तो गाय नहीं होती ना। ये किसकी विशेषता बता रहा है? घास की। यही तो पढ़ा है ना, जिसकी विशेषता बताई जाएगी। तो विशेषता किसकी है? घास की। अतः विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ये थर्ड वाला। और हम बता देंगे विशेष से कौन है? घास है। तो विशेष और विशेषण की पहचान आप इसी तरीके से करिएगा। मैं इस बीच वाले तथ्य को थोड़ा सा हटाऊं और आपसे एक दो प्रश्नों से और भी बात कर लूं। जैसे लिखा जाए ऐतिहासिक इमारत, और मैं आपसे पूछूं कि इसमें हमें विशेष से बताइए, बता ही दोगे कि ये सर विशेष से कौन सा है? इमारत है, और विशेषण कौन सा है? ऐतिहासिक है। अब यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हम लोग अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, क्योंकि हम अब इस बात को समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, और अगर आपको विशेष और विशेषण की बात समझ में आ गई है तो अब आप यहाँ जुड़ जाइए इस जगह पर अपनी टॉपिक के साथ। ये जो लिखा हुआ है हमने, इस मुद्दे के साथ आपको अब जोड़ी लेता हूँ मैं। ये ज़रूरी है इस बात को जानना, समझिएगा ज़रा। यहाँ बस इतना करना है, मान लो कोई प्रश्न आपके सामने आए और ये परिभाषित प्रायोगिक रूप आपने लिख ही लिया होगा 4 प्रकार का। ये 4 प्रकार हमने आपके सामने दे ही दिया है। ये मान के चलना एग्जामिनर कुछ इन्हीं चारों को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में भी आपके सामने उतार सकता है। क्या करना है उसे? वो एक कुछ इसी तरीके का विकल्प आपके सामने प्रस्तुत कर देगा, चलो ठीक करो, आप ठीक करना होगा आपको। वो 4 वैकल्पिक व्यवस्थाएं आपके सामने दे ही देगा, फिर क्या दिक्कत हो जाएगी? एग्जामिनर को क्या समस्या, वो दे देगा। लेकिन आपको समझना है, आपको उन प्रश्नों को जानना होगा कि कैसे कैसे पूछा जा सकता है। मैं ये चाहूँगा कि आप इस चीज़ को अगर आप नोट कर चुके हैं तो मैं थोड़ी सी जगह यहाँ अपने पास बना लेना चाहता हूँ, और मैं इस पारिभाषित और प्रायोगिक रूप को मिटा ही दे रहा हूँ। तो इस चीज़ को अगर आपने नहीं लिखा है तो नोट कर लीजिएगा। वहाँ लिखा था हमने पारिभाषित या प्रायोगिक रूप में हमारा जो विशेषण है वो 4 भागों में बटा है, और वो चारों भाग आपके सामने हैं। और मैं बार बार ये आपसे कह रहा हूँ कि ये विशेषण के प्रकार नहीं है। अभी हम लोग विशेषण की रूपरेखा बना रहे हैं, अभी हम विशेषण का नींव तैयार कर रहे हैं। और जब नींव मजबूत होगी तो इमारत बुलंद बनाएंगे, और हम लोग मिल करके बनाएंगे, है कि नहीं? तो हम लोग वही तो काम कर रहे हैं, इमारत बुलंद बनाने के चक्कर में है। प्रश्न देखिएगा आप, प्रश्न ये है कि उसने लिखा पागल बच्चा, पागल बच्चा रो रहा है। ये वाक्य दे दिया उसने आपको अच्छा लगने के लिए, नहीं तो वो यहीं तक पूछ सकता था। पागल बच्चा रो रहा है, निम्नांकित या निम्न में से कौन सा विकल्प इसकी तर्कपूर्ण व्याख्या करता है? ये हमारा प्रश्न है। पागल बच्चा रो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसकी तर्कपूर्ण व्याख्या करता है? तो अब तो हम अचंभित रह गए, क्योंकि हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ा है, हमने संख्यावाचक पढ़ा है, हमने परिमाणवाचक पढ़ा है, हमने सार्वनामिक पढ़ा है, हमने वो देखा है प्रश्न यूपी टेट में 4 गज मलमल का, हमने वो बात देखा है 4 मील का पत्थर, हमने वो बात देखी है हजारों आदमी लेखपाल वाले एग्जाम में। तमाम जगहों पर ऐसे जो प्रश्न पूछे गए हैं, वाकई में वहाँ तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक से आया हुआ था। ये क्या पूछ रहा हूँ मैं? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर आपसे यह भी पूछ सकता है। एग्जामिनर आपसे यह बात जान ही सकता है, उसे यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। क्लियर है बात ना? अब देखना जरा, तो पागल बच्चा रो रहा है, पहला काम तो ये करना है आपको, इसमें विशेष और विशेषण छांट लेना है ना? तो ये चीज़ तो आप जान ही गए कि विशेष से कौन सा है, विशेषण कौन सा है। तो ये 2 विकल्प तो बस इतने में हमें समझ में आ जाएंगे कि अगर विशेष से आगे होगा तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, विशेष से आगे हो विशेषण पीछे हो तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, और अगर विशेषण आगे हो और विशेष से पीछे हो तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। और अगर ये तो अभी हमने जाना ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने तो अभी इतना ही जाना है। तो अभी हमें तीसरी बात भी समझनी है, तीसरा बात भी समझना है, ये जान लें। तो पराविशेषण का मतलब क्या होगा? जब विशेषण की विशेषता, इस बात को समझ लीजिए, फिर आप इसके बाद उस प्रश्न को टिक करें। जब विशेषण की विशेषता
जब विशेषण की विशेषता किससे बता दी जाए, विशेषण से बता दी जाए, विशेषण से बताई जाए, आप अपनी कलम चलाएं, वो अपना पेन अपने नोटबुक पर दौड़ाएं। तो जब विशेषण की विशेषता विशेषण से बताई जाएगी तो वह पराविशेषण कहलाएगा, बताई जाएगी। यहाँ मैं अब जैसे करके आपको दिखाई दे रहा हूँ, जैसे आप इस बात को समझ जाइएगा कि मैं कहाँ कहाँ से तीर लगा ही देता हूँ। आप ये माने कुछ आप भी ऐसा तीर ना बनाने लगिएगा, आप सीधा सीधा लिखिएगा, क्योंकि मैं ये तीर इसलिए लगा देता हूँ क्योंकि मैं अपने लिए जगह खोजता हूँ। तो जब विशेषण की विशेषता विशेषण से बताई जाएगी तो जैसे, जैसे का मतलब ये हुआ, अगर मैं आपसे कह दूँ मीठा आम, मीठा आम, आम संज्ञा है ना, आम संज्ञा है तो आम विशेष्य होगा, मीठा विशेषण है तो ये विशेषण होगा। अगर मैं केवल इतना ही पूछ लूँ कि मीठा आम में कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था सही बैठेगी तो आगे विशेषण है पीछे विशेष्य है, मैं तो दूसरे विकल्प को टिक कर दूंगा। और इसलिए मैं यहाँ ये एग्जाम्पल आपके सामने लिख भी दूंगा, मीठा आम। ये बात क्लियर है। तो विशेषण और विशेष्य में जब भी हम ये काम कर रहे होंगे तो मीठा आगे कर देंगे, आम पीछे कर देंगे। क्लियर है ना। तो मीठा आम लिखा, लेकिन अब मैं करने क्या वाला हूँ, इसके ठीक आगे एक शब्द और बढ़ा देने वाला हूँ, कच्चा मीठा आम। अब क्या होगा, आम तो मीठा था, अब आम कच्चा भी है, यानी आम की विशेषता दोहरा देगी कि नहीं, कच्चे के साथ साथ मीठा भी है, यानी वही बात थी। आप यहाँ समझ जाइएगा, विशेषण दोहराए जाएंगे या विशेषण की विशेषता एक और विशेषण आकर के बताएगा तो वहाँ पर परा विशेषण हो जाएगा। जैसे अगर हम आपसे कह दें थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा मीठा खाना है, अब आप मीठा भी खाओगे, थोड़ा सा लोगे, तो आप वहाँ तो ये बात क्लियर है ना, थोड़ा सा मीठा दूध ऐसे लिख दें हम, थोड़ा सा मीठा, मीठा भी है और थोड़ा सा मीठा दूध है। ये देखिए, किसी ने आपको ये पिला ही दिया क्या, थोड़ा सा मीठा दूध है। वो जो मिल्क की मात्रा हमें मिली वाकई में वो कैसी थी, थोड़ी सी मीठी थी। मीठा कितना था, थोड़ा, तो एक विशेषता के साथ दो बार विशेषता आ गया। अब जैसे ही ऐसे ही लिखा जाए, देखिए काला लड़का ही होता है भैया, इसलिए लड़की नहीं लिख रहा हूँ मैं, ज़्यादातर तो यही मिलेंगे, काला लड़का, और मैं अब यहाँ लिख दूँ बहुत काला लड़का। अब यहाँ से आप ज़रूर समझ जाएंगे, क्योंकि लड़के की विशेषता काला और अब क्या हो गया, वो बहुत काला हो गया। इसका मतलब विशेषता को एक और विशेषता से मार दिया हमने, और फिर वो क्या बन जाएगा, फिर परा विशेषण बन जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये मान के चलता हूँ कि स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। और फिलहाल मैं इसलिए स्क्रीनशॉट आपसे लेने के लिए कहा क्योंकि मैं अब इसे मिटाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये बात बोला था। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आगे की प्रक्रिया में क्या बताना चाह रहा हूँ। आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि परा विशेषण के उदाहरण और भी आप समझ लें। समझने का मतलब ये हुआ कि जब विशेषण किसी संज्ञा के दोहराए जाएं, दो दो विशेषण साथ साथ हैं, जैसे आपने कह दिया छोटा मोटा आदमी, आदमी मोटा भी है छोटा भी है, काला पीला कपड़ा, कपड़ा काला भी है और पीला भी है। वहाँ ये बात आपको समझना है, आम कच्चा भी था मीठा भी था, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत ज़्यादा भीड़, देखिए ज़्यादा भी है बहुत भी है। आप यहाँ बताना, यहाँ फंस गए आप। ये दोनों विशेषण एक हैं, इस बात को ध्यान देना। जब दोनों विशेषताएं एक ही रहेंगी तो आप उन्हें कभी भी परा विशेषण नहीं कहेंगे। ये स्टार वाली बात हमने बोल दिया आपके सामने, मैंने कहा था स्टार स्टार की बातें होती रहेंगी और स्टार आप लगाते रहेंगे। ज़्यादा और बहुत में अंतर क्या है बताना, नहीं ना। अगर हम आपसे कह दें कि हम थोड़ा कम खाते हैं, हम थोड़ा कम खाते हैं, तो ये जानते हो क्यों कह रहे हैं, ये पोज बना रहे हैं। एक तरीका ये है कि आदमी बोलना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, तो उस समय वो फ्लो में बोल जाता है थोड़ा कम खाते हैं,
अरे यार एक ही बात बताओ ना, कम खाते हैं फिर थोड़ा खाते हैं, थोड़ा कम क्या खाते हो, थोड़ा भी खाते हो, कम खाते हो, सीधी बात बोलो ना, हम कम खाते हैं, हम थोड़ा खाते हैं, हम थोड़ा कम खाते हैं। इसका क्या तरीका, कौन सा अर्थ निकालोगे आप, नहीं निकाल पाओगे, दोनों विशेषताएं एक हो जाएंगी, इस बात को ध्यान देना। जो विशेषता मैं बता रहा हूँ इस बात पर बने रहिएगा। एनसीईआरटी पैटर्न में पढ़ा रहा हूँ आपको, आप निसंकोच हम पर विश्वास कर सकते हैं। आप अपने एग्जाम में कुछ इसी तरीके के प्रश्नों को हल करिएगा, क्योंकि ये गलत नहीं होने वाले हैं, इस बात पर विशेष ध्यान दें। थोड़ा कम खाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, जब विशेषण एक ही हों तो हम उन्हें कभी भी परा विशेषण नहीं मानेंगे, क्योंकि वो दोहराए नहीं गए हैं, आपने केवल तरीका चेंज किया है बस। ठीक है, कोई कह दे हम धीरे धीरे चलते हैं, तो धीरे धीरे कह रहे हो ना, लो चलो धीरे धीरे, धीरे धीरे चलना, दोनों बार बात तो विशेषण एक ही है ना, फिर वो तो नहीं होगा। इन्होंने कहा जब विशेषण की विशेषता विशेषण से बताई जाए, यानी कोई दूसरा विशेषण आना चाहिए, वो अंतर पैदा हो। जैसे यहाँ हुआ बहुत काला लड़का, थोड़ा सा मीठा दूध, इस तरीके से जैसे हम कह दें बिल्कुल, बिल्कुल ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ जो आप मैच हार गए, तो बिल्कुल ठीक, ठीक भी है और बिल्कुल भी है, तो ठीक अलग बात है और बिल्कुल अलग, कि बिल्कुल का मतलब भी ठीक होता है, समझना, क्या दोनों बात एक है, ठीक और बिल्कुल, ये बात आप समझिएगा। और उस हिसाब से आप हमेशा उत्तर, जैसे आपने कहा कि किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि आप चलेंगे, आप कह दो बिल्कुल, तो बिल्कुल का मतलब भी तो ठीक हुआ और ठीक का मतलब भी ठीक हुआ, दोनों जगह ठीक हुआ। केवल अब आप समझ पाए, क्योंकि यह भी एक ही अर्थ दे रहा है, यह भी एक अर्थ दे रहा है, तो इस हिसाब से तो यहाँ भी परा विशेषण नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसे फिर भी आपके आंखों के सामने ही परा विशेषण का दर्जा दे दूं तो आप घबरा जाओगे। आप घबराना नहीं है, दे दिया है हमने बस, और आपको भी देना होगा कब, जब ऐसी विषम परिस्थिति आ जाएगी तब। अब जरा ध्यान देना, थोड़ा कम खाते हैं, और जब विकल्प में लिखा ही रहेगा विशेष विशेषण, विशेषण विशेष, परा विशेषण, विधेय विशेषण, ऐसा करके पूछेगा ही, तो हमको क्या बताना है, फिर परा विशेषण बताना है। और कब नहीं बताना है, जब कोई इस तरह पूछ ले कि बहुत और ज़्यादा, क्या दोनों विशेषण एक हैं, नहीं एक नहीं है, ये अलग अलग विशेषण हैं, इसीलिए ये क्या माने जाएंगे, अशुद्ध रूप माने जाएंगे, इस बात को ध्यान देना। एक लिखिए आप बहुत भीड़ या ज़्यादा भीड़, एक लिखिए आप थोड़ा या कम, एक लिखिए आप ठीक या बिल्कुल। क्लियर है बात ना, इस तरह आप लिखें और इस तरह आप बताएं। वाकई में हमने इसलिए इसे बताया क्योंकि आप इसे जाने रखें, लेकिन जब यही प्रश्न इसी वैकल्पिक व्यवस्था में आ जाएगा, यहीं लिख दिया जाए बिल्कुल ठीक हुआ, तो बिल्कुल बात है, परा विशेषण में चले जाएंगे हम। समझ गए आप ना। मैं केवल इतना कहना चाहता था कि हर वो दिखता हुआ चीज़ ज़रूरी नहीं है हर वो चमकती हुई चीज़ हीरा हो, ज़रूरी ये नहीं है कि हर पढ़ने वाला बच्चा तेज हो, ज़रूरी ये नहीं है कि हर चलने वाली क्लास आपके काम की हो, ज़रूरी ये नहीं है कि हर तथ्य आपको मजबूती प्रदान करे। लेकिन ये जो मैंने तथ्य आपको दिया है ये वाकई में आपको मजबूत करेगा। यहाँ आप अगर समझने में आपको ज़रा से भी दिक्कत हुई है तो मैं आपको एक लाइन में यह बात बता दूं कि ये थोड़ा कम या बहुत ज़्यादा ये भी परा विशेषण के ही उदाहरण हैं, परा विशेषण के ही उदाहरण हैं, परंतु ये दोनों विशेषण एक जैसे हैं, ये दोनों विशेषण एक जैसे हैं, इसलिए जब कभी भी एग्जामिनर अलग से ये बात करे निम्न में से कहाँ परा विशेषण नहीं है, तो मान के चलना वो अशुद्ध रूप खोज रहा होगा। जैसे इस बात को अब समझ लीजिए, ये परा विशेषण के ही उदाहरण हैं, लेकिन जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन ही लिख ही देता हूँ आपके सामने, परा विशेषण का उदाहरण नहीं है, ये विषम परिस्थितियां हैं। जब एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि कौन ज़्यादा अच्छा है, आप खुद ही सोच लो, अगर एग्जामिनर ये कह दे कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, आरबीसी भी लिखा हो, हीमोग्लोबिन भी लिखा हो, अब तो आप फंस जाओगे ना फिर। और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया गया हो, चौथा कोई और विकल्प दे दिया गया हो, तो लगाना तो आपको एक पड़ेगा ना फिर।
तो फिर तो हमें हीमोग्लोबिन टिक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आरबीसी के अंदर वाला हिस्सा टिक किया जाएगा, फिर हीमोग्लोबिन ना होता हम आरबीसी टिक कर लेते। यही बात है कि कभी कभी एग्जामिनर उस चीज़ को जानना चाहता है, उस महत्वपूर्ण बात को पूछना चाहता है कि जो सबसे ज़्यादा सही है। देखिएगा, पराविशेषण का उदाहरण नहीं है, लिखा उसने बहुत तेज लड़का, बहुत तेज लड़का, बड़ा चोर व्यापारी, बड़ा चोर व्यापारी, और थोड़ा कम पानी, थोड़ा कम पानी, कुछ ज़्यादा आदमी, कुछ ज़्यादा आदमी। ये देख लीजिए, 4 विकल्प हैं, पराविशेषण का उदाहरण नहीं है, ये पूछ रहे हैं इस तरीके से। तो अब तो हमें एक वैकल्पिक व्यवस्था के पास जाना है, और हम देख पा रहे हैं कि इसमें भी 2 विशेषण हैं, यहाँ भी 2 विशेषण हैं, यहाँ भी 2 विशेषण हैं, यहाँ भी 2 विशेषण हैं, हर जगह 2 है ना, सब पराविशेषण है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, आप लगाइए पराविशेषण, कोई समस्या नहीं है। परंतु ये इसमें जो सबसे कम सही वाला होगा, जिसके अंदर अशुद्धि होगी, उसे बाहर कर देना है आपको। और वो अशुद्धि कैसे मिलेगी, अभी तो हमने आपको बता दिया। देख लेना कि जब 2 विशेषण एक ही जैसे हों, यानी उनके अर्थ एक ही लगे। अब देखना, बहुत और तेज में अंतर है, बड़ा और चोर में अंतर है, कुछ और ज़्यादा में अंतर है, थोड़ा और कम में अंतर नहीं है। और जब थोड़ा भी वही है, कम भी वही है, ये पराविशेषण होते हुए भी, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, इस बात को ध्यान देना, पराविशेषण होते हुए भी पराविशेषण नहीं है। अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, पराविशेषण होते हुए भी पराविशेषण नहीं है। अगर ये बात आप समझ पाए हैं तो अपना अंगूठा अपने चैनल को दिखा दीजिए, यानी लाइक कर दीजिए। और अगर ये बात आप बिल्कुल सही ढंग से आपके मस्तिष्क में मैं बैठा पाया हूँ, ये वीडियो आपको सच में समझ में आ रहे हैं, तो आज शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने साथियों के पास, अपने उन हितैषियों के पास भेज दीजिए जिन्हें आप चाहते हैं। वहाँ तो ज़रूर ट्रांसफ़र कर ही दीजिए, और उनसे कह दीजिए वो किसी और के पास कर दें जिन्हें वो चाहते हैं। हो सकता है वो वीडियो आपके पास भी घूम करके आए, ये प्रयोग ही कर लो, कर लीजिए। ऐसा करने से आपका ये जो चैनल है, ये आप जिस चैनल से जुड़े हुए हैं, इसका भी भला होगा। क्लियर है? अब मैं मान के चलूँ आप पराविशेषण समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस बात को अगर जान पाए हैं तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं, ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट अब ले चुके हैं तो अब मैं बात करूंगा इस चीज़ को हटा करके, और हटाने के बाद मैं बात करने वाला हूं अब एक लास्ट लिखा है विधेय विशेषण। इस पर भी चर्चा काफ़ी होगी, और इस भी महत्व को आप तभी समझ पाएंगे जब मैं इसे अच्छे ढंग से आपके सामने रखूँगा। विधेय विशेषण का मतलब होता है जहाँ कहीं नया लिखा हो, पुराना लिखा हो, और कहीं स्वभाव की बात आई हो, नया पुराना या फिर क्या स्वभाव। गाड़ी नई है, उदाहरण के साथ समझते रहिए, गाड़ी नई है, कौन सा विशेषण है? विधेय। गाड़ी पुरानी है, कौन सा विशेषण है? विधेय। स्वभाव का मतलब, स्वभाव क्या होता है? जैसे श्याम लालची है, ये उसका स्वभाव है, वो उसका गुण नहीं है। गुण अर्जित किए जाते हैं, स्वभाव भेंट स्वरूप मिल जाते हैं। आपने पढ़ा है, जैसी संगत बैठिए वैसा ही गुण होत। गुण तो अर्जित करेंगे आप, गुण कमाया जाता है, गुण ऐसे मिलता नहीं है। गुण मेहनत करने से ही सफलता आपके अंदर आएगी, मेहनत करने के बाद ही सक्सेस होंगे, मेहनत करने के बाद ही आप बड़े बड़े पोस्ट पर जाने वाले हैं। वो आपकी मेहनत है, वो आपका कर्म है, आप वो कर रहे हैं। लेकिन स्वभाव ऐसा होता है, जन्म से कोई शर्मीला हो जाता है, जन्म से कोई वो अलग अलग तरीके का जो ये
लालची जैसा व्यवहार करने लगता है, शर्मीला हो जाता है, दयालु हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप? शर्मीला है, दयालु है, ये सब क्या हैं? कठोर है, उदार है, कठोर है, और क्या है? उदार है, उदासीन है, बेकार है। तो वो तो बेकार वाला जो मसला है वो उसका स्वभाव से नहीं जुड़ेगा, लेकिन फिलहाल इतने मौके आपके स्वभाव से हैं। और बाकी आप बेकार हो जाएं, आप अच्छे हो जाएं, आप तेज़ हो जाएं, आप बहादुर हो जाएं, ये आपके स्वभाव से नहीं मिलेंगे। ये कर्म आपको करने पड़ेंगे, यहीं अर्जित करने पड़ेंगे, यहीं कमाने पड़ेंगे। तो जब कहीं स्वभाव की बात होगी ना, जब स्वभाव के रूप में विशेषण आएगा, तो अब आप उससे क्या बता दीजिएगा कि हम चर्चा कर रहे हैं विधेय विशेषण की। ये बात क्लियर कर पाए होगी ना। अब हमने कहा कि नया पुराना स्वभाव ये सब मिल जाए तो आप विधेय विशेषण बताइएगा। अब आप बताना, पागल बच्चा रो रहा है, तो आप बताओ इसमें विशेषण कहाँ है? आगे है। बच्चा कहाँ है? पीछे। यानी ये क्या है? विशेष। तो विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? यही वाला, दूसरा। लेकिन अगर मैं इसी विकल्प को अब बढ़ाऊं, बहुत पागल बच्चा, अब कहाँ लगाना पड़ेगा हमें? परा विशेषण। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि विशेषण दोहरा दिए गए। ठीक, क्लियर है ना? अब अगर हम कह दें कि इस तरीके से शर्मीला बच्चा, अब क्या करोगे? अभी भी यही बात समझना है। अब देखना जरा, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं इस तरह बता दूं आपको। बच्चा शर्मीला है, ये इसका क्या है? स्वभाव है। बच्चा उदार है, ये इसका क्या है? स्वभाव है। बच्चा दयालु है, ये इसका क्या है? स्वभाव है। गाड़ी नई है, गाड़ी पुरानी है, तो आप कहाँ टिक करते चले जाइएगा? विधेय विशेषण पर। कोई डाउट यहाँ पर नहीं है? क्लियर है ना? अभी जो हमने बात बोला है, अब ये मान के चलता हूँ कि आप इस बात को अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं। कोई समस्याएं आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब ये डाउट आपका क्लियर मैं कर रहा हूँ कि जो ये स्वभाव हैं, ये जो नए पुराने की बात है, ये विधेय में चले जाएंगे, विशेषण दोहराए जाएंगे तो परा कहलाएंगे। आगे पीछे वाला ये बात तो आप समझ गए होंगे। जैसे इस तरह लिख दूँ, घास हरी, व्यक्ति ईमानदार है। देखो, व्यक्ति ईमानदार है। अब बताइए विशेषण कहाँ है? विशेष से आगे है, विशेषण पीछे है। विशेष से आगे है, विशेषण पीछे है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। होगा ना? जब विशेष से आगे होगा, विशेषण पीछे होगा, तो कौन सा विकल्प सही करोगे? पहला वाला। और जब विशेषण आगे होगा, विशेष से पीछे होगा, जैसे इस तरीके से, तो फिर दूसरा विकल्प। यहाँ दोहराए जाएंगे तब कर दीजिएगा, विधेय विशेषण तब लगाइएगा जब ये काम हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात और बोलूँ आपसे, ये तो हो ही गया, अब लगाना स्टार। जरा स्टार लगा लीजिए। और स्टार वाली बात यह है कि जब कहीं आपसे कहा जाए उद्देश्य विशेषण, हर जगह प्रश्नों का अपना अपना प्रारूप होता है, हर जगह प्रश्नों का अपना अपना मैटर होता है, अपना अपना मामला होता है, वो ऐसे नहीं चल पाते हैं। जब कहीं आपसे कहा जाए उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण में क्या अंतर है, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण में क्या अंतर है, तो उसका प्रारूप बदलेगा, उसका तरीका बदलेगा। और सब कुछ आज ही जानना चाहोगे। अब ये मैं मान के चलता हूँ कि अब तक जो बातें हमने की आपसे, वो सारी बातें आप समझ पाए हैं। आपको यहीं छोड़े जाता हूँ इसी आशा विश्वास के साथ कि अगली जब क्लास आप विशेषण की आएगी तो यहाँ से शुरुआत करूँगा, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण में क्या अंतर है, कब हमें इस विधेय विशेषण से अलग हट करके जवाब देना होगा। क्या अभी तक हम विधेय विशेषण को पूरी तरीके से नहीं समझ पाए हैं? नहीं समझ पाए। इन तमाम प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे विशेषण के पार्ट 2 वाले कक्षा में। और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से अच्छे ढंग से आप समझे होंगे, पढ़े होंगे और आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से करवाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो।